चलो जी, गुड इवनिंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया था यार, थोड़ा काम कर रहा था। अच्छा हाँ, 2 दिन पहले ना एक एग्जाम हुआ था, उसके बारे में बताऊंगा आपको। पता क्या है इसका एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट क्या है? उसका नाम है टीए। हमारी डायरेक्ट आर्मी करवाती है। ठीक है, इसमें भी डायरेक्टली अफसर ही भर्ती होते हैं। पैटर्न सेम है एग्जाम का। ठीक है, पहला पेपर होगा आपका 50। इसका आप देख लेना, जो भी डिटेल होगा मैं बता दूंगा, अभी यहाँ पे नहीं बता रहे। तो वो एक मेरे दोस्त ने दिया था। तो वो बता रहा है यार, उसके जो क्वेश्चंस है मैं आपको कभी भेजूंगा या वीडियो लाइक बनाऊंगा किसी चीज पे, कि जो हमने इसमें पढ़े हैं ना अभी तक, मतलब हमने पूरा अभी सब कुछ कंप्लीट भी नहीं किया, हमने जस्ट कुछ सिलेबस ही किया है। आई टेल यू, मतलब कितने क्वेश्चंस पे फंस गए यार। और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वीडियो वाली एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम। ठीक है, अभी तक मैंने पूरा देखा भी नहीं है उसको, बट मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या हुआ। ठीक, खैर चलो हम वापस आते हैं। हमारा पार्ट 2 आज हमारा होगा। अभी तक हमने क्या किया, पहाड़िया लोग आ रखे, पहाड़िया लोगों की जगह पे कौन आ गए थे? ये हमारे संथाल लोग आ गए थे। ठीक है, अभी संथाल लोगों ने पहाड़िया लोगों को हटा दिया है, अभी उसके आगे क्या चलेगा, लेट्स सी। ठीक है, तो हमारी ये चल रही है हिस्ट्री चलती है 12th क्लास की थीम्स की। बुक है बुक नंबर 3, इंडियन हिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 1, पार्ट 2। इतना लंबा डिटेल, चलो। तो संथाल के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखा है कि संथाल यानी कि अगुआ बासिंदे, आने वाले बासिंदे। तो सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजुरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक पार्ट था, ठीक, उसको क्रॉस किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर यह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, ठीक, और उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी भी साफ की गई थी, अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृष्टि को देखकर, यानी कि जमीन को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है भाई। मतलब कभी बैरन रहा होगा, अब यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ हो सकता है। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी थी। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों के नीचे के ढालों पर भगा दिया। ठीक है, पहाड़ी लोगों को कहाँ भगा दिया? ढालों पर भगा दिया। तो ये हमारा प्लेटो था। ऊपर वो रहने लगे, ढालों पर रहने लगे हमारे पहाड़ी, ऊपर संताल। जंगलों का सफाया किया और वहां पर बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? तो संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ठीक, जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। किसको? संथालों को। जमींदार और ब्रिटिश जो अफसर्स थे ना, उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया था। ठीक, जब ब्रिटिश लोग जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की हो गया। तो पहले ब्रिटिशर्स ने कोशिश किया कि जो पहाड़ी पीपल ट्राइब्स हैं, जो इधर इधर रहते हैं, उनको अपने बस में कर लें। ठीक, उनके लिए परमानेंट एग्रीकल्चर का लैंड कर दें सके। तो उसमें जब फेल हो गए तो वो ऊपर आ गए, किसके पास? संथालों के पास आ गए। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक, तो ठीक है, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। तो पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। बोले थे पहाड़िया लोग, बोले कि भाई हम हल को हाथ नहीं लगाएंगे, और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श थे, बाशिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। ठीक, तो 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिने गोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। ठीक, ये हमारा एक, अभी आएगा टाइम जब मुगल एम्परर पढ़ेंगे तब ये कहाँ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जमीन के काफी बड़े इलाके के दामिने गोह के रूप में सीमांकित कर दिया, तो इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि दामिने गोह लैंड बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर ट्राइब? तो हमारे संथाल ट्राइब। इन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी इसी में, और स्थायी परमानेंट मतलब किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में ये कंडीशन थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10th भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। ठीक,
इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया और इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के परमानेंट कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। अब देख रहे हो स्ट्रेटेजी। दामिनी को जहाँ पे हमारे कौन संथाल वगैरह रहते थे कि सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ गई। ठीक है। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में ओनली 40 थी, तेजी से 1851 कितनी होगी, 1473 हो गई। इसी पीरियड में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। तो जैसे जैसे खेती बढ़ी वैसे वैसे कंपनी की तिजोरी में राजस्व भी बढ़ा। 19th सेंचुरी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहासकार का बार बार डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो उनमें बताया गया है कि संथाल लोग अपने बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते रहते थे। अब यहाँ दामिने कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। ये स्टेटमेंट है जो आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। संथालों की पूर्ण यात्रा का विराम कहाँ लगा था, माना कि दामिने कोह में आकर लग गया। तो जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और अंत में वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और आगे चलकर भी गरीब हो गए कौन, पहाड़िया लोग। तो झूम खेती जिसको बोलते हैं ना, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो झूम कल्टीवेशन नई से नई जमीन खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ यानी कि मिलना मुश्किल हो गई हैं और क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए पहाड़िया लोग खेती के लिए अपनी तरीकों यानी कि झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। तो जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों की भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपने पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों, ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। बट संथालों ने भी जल्दी ही यही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी स्टार्ट की है ना, वह उनके हाथों से निकलती चली जा रही है। ठीक है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती स्टार्ट की थी उसी जगह पर राज्य सरकार अभी टैक्स लगा रही थी। ठीक। तो साहूकार जिनका नाम था एक दिक्कू। ठीक। साहूकार इनको बोलते हैं, दिक्कू बोलते हैं। दिक्कू लोग जो क्या है, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बहुत हाई था और कर्ज ना मतलब अगर तुम पे ना करोगे तो आपकी जमीन यानी कि सूरत में जमीन पर ही कब्जा हो जाएगा। मतलब आप जो संथाल बंदा है ये किसी साहूकार से अगर रेंट पे लेगा, पैसे लेगा सॉरी उधार में, तो उसका पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा। ठीक। सेकंड थिंग, अगर वो टाइमली पे नहीं करेगा तो उसका जो जो उसने लैंड वगैरह कर रखा है वो इसके नाम हो जाएगा। ठीक। और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। तो 1850 के दशक तक संथाल लोग यह फील होने लगे थे कि भाई उनके लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदार, साहूकार और औपनिवेशिक राज। अच्छा, यहाँ पे जो दिखाया गया संताल के गांव चल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेट लंदन प्लेयर से प्रकाशित चित्र। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया, गांव को आग लगा दी गई, जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए। खबर गर्वपूर्वक ये दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने पावरफुल हैं और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को धोने की कितनी योग्यता है वगैरह वगैरह। ठीक है। यहाँ पे संथाल कैसे ले आ रहे हैं वगैरह वगैरह सब बता रखा है। तो विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। तो 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। ठीक। जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को यह आस था थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग भाई सेटिस्फाई हो जाएंगे। संथालों के रिगार्डिंग बुकानन क्या बोलता है, तो नई जमीनें साफ करने में बहुत होशियार होते थे, लेकिन नीचता से रहते उनकी झोपड़ियों में कोई बाढ़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती हैं, उनका छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। बुकानन का डिस्क्रिप्शन क्या है कि हम बुकानन के विवरण को हम अपनी जानकारी का ही आधार मान रहे हैं।
लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, ठीक है। मानन वर्कर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी, बल्कि वह नवता नवीसों सर्वेक्षकों और पालकी उठाने वाली कुलियों आदि के बड़े दल के साथ छप जगह जाता था, ठीक है। तो उसकी यात्राओं को खर्च कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। उसे मतलब इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है, क्या लिखना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कि गोदी मीडिया काइंड ऑफ थिंग। तो वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। तो जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। तो उसने परिदृश्यों, राजस्व सोर्सेज का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठे करने के लिए अपने भूवैज्ञानिकों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति वैज्ञानिकों, चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। तो बुकानन जहाँ कहीं भी गया, वहाँ उसने पत्थर और चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों और परतों को ध्यानपूर्वक देखा। वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थर और खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज, अवरक, ग्रेनाइट, सॉल्ट वीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति को निरीक्षण किया। तो जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता है तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि ये भी लिखता है कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। अपना सजेशन मतलब कि वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन कौन से पेड़ काटे सकते हैं, कौन से उगाए सकते हैं। और हमें ये भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से डिफरेंट होती थी। क्या आवश्यक है कि इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक मतलब ये बता रहे कि कंपनी का कठपुतली तो नहीं था। सॉरी। तो कड़ुआ के पास की चट्टान बता रहे हैं, बुकानन की पत्रिका ऐसे प्रेक्षणों से भरी पड़ी कैसे कि आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं मतलब कि बुकानन चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज और काला आर्द्रक लगा हुआ है। वहां से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया था, वह भी स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला और ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्डस्पर, सफेद सा क्वार्ट्ज और काला आर्द्रक था। ये बता रहा है कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह फील करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। कौन? बुकानन, द मर्चेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वनों की कटाई और बटाई और स्थायी कृषि के बारे में क्या देखा है कि जो लोअर राजमहल की हिल्स थी उसमें गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा कि इस तरफ प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन, चट्टानी पहाड़ियां सभी अपने आप में पूर्ण खाएं। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के अवलीय आवश्यकतानुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए भी उपयुक्त ना हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये बताया था। अब बता रहे देहात में विद्रोह कैसे हुआ था। मुंबई दक्कन की बता रहे हैं कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसान और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संताल लोगों के जीवन में किस प्रकार मतलब चेंज आ रहा था। तो अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडिया और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करते हैं। तो एक सेकंड। तो यहाँ पे बम्बई दक्कन और देहात का विद्रोह कैसे हुआ इसको बताते हैं कि ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है कि वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करो और ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोप नामाद को दिखलाते हैं। समझ लो भाई, मैं नहीं पता क्या ये। ऐसा लग रहा है कैसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोप मतलब कि अपना प्रॉपर जो फीलिंग है अंदर वाला वो निकाल कर रख देते हैं। तो वे जिसे अन्याय और अपने दुख का कारण समझते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का ट्राई मारें तो उनके गुस्से की परतें उधड़ने लगते हैं। तो हम उनके जीवन
और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। तो विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से एक्साइटेड होकर दोबारा से व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सकें और शांति की स्थापना हो सके। तो ऐसी जांच पड़ताल से जो भी हमारे फैक्ट होते हैं वो होते हैं, और जिसके बारे में इतिहासकार रिसर्च कर सके। तो 19th सेंचुरी के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध उनके अनेक विद्रोह किए। तो ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ। ठीक है, क्या हुआ? लेखा बहियां जला दी गई। लेखा बहियां, यहाँ पे लेखा मतलब जो हमारे जमींदार लोग इसमें लिखते हैं ना अपना कि कितना रुपया किसने लिया, हिसाब किताब, वो सब। बहियां मतलब किताबें, पुस्तकें। तो यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा में स्टार्ट हुआ। ठीक। सूपा एक विपणन केंद्र यानी कि मंडी था जहां अनेक ट्रेडर और साहूकार रहते थे। तो 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी कि किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और जो भी ऋण बंधों की उनकी डिमांड करते उन पर अटैक कर दिया। तो उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाजों की दुकानें लूट ली, और कुछ मामले में तो साहूकारों के घरों में भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैला। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। तो 30 प्लस गांव इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, और इस जगह विद्रोह का स्वरूप लगभग हर जगह सेम ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए, ऋणबंध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार भाई छोड़ के भाग गए गाँव। मैक्सिमम केसेस में क्या हुआ था, वे सब अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं छोड़ छोड़ गए। ठीक है। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का दृश्य यानी कि गदर दृश्य आ गया। तो विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने बनाए गए भाई, जल्दी से सेनाएं बुलाई ली गई, 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से बहुतों को दंड भी मिला, लेकिन देहात को काबू करने में कोई महीने लग गए थे। यहाँ पे देखो तो बता रहे क्या हुआ था उस दिन सूपा में। तो 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा कि शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। ये पता क्या है? रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है। पुलिस कमिश्नर को लिखा था, डिस्ट्रिक्ट डीएम ऑफ पूना ने ये लेटर लिखा था पुलिस कमिश्नर को, ये सब। ठीक है, कि एक साहूकार का घर पूरी तरह से जला दिया गया है, एक दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया है और उनमें घुसकर वहां के सारे, देखो सारा फैक्ट होगा इसमें, घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई है। खाते पत्र, बांड बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर ये लाकर जला दिया गया है। ठीक है, यहाँ राख के ढेर अभी भी देखे जा सकते हैं। मेन कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 2000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया गया। अप्रॉक्स 25,000 से अधिक की हानि हुई है। साहूकारों का ये भी दावा है कि 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दक्कन दंगा आयोग, डेक्कन दंगा कमीशन तो ऐसे लिखते रिपोर्ट। समाचार पत्र में भी छप गई थी रिपोर्ट भाई। रैयत और साहूकार वगैरह वगैरह। ठीक। बे सिर्फ इनकी वे इनकी रैयत यानी कि किसान सबसे पहले अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है, और फिर अपराधियों के समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने उसके जमींदार के घर के जाते हैं जो ऋण जिससे लिया होता है, और उनसे उनके ऋण पत्र या अन्य डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं। और अगर उसने मना कर दिया तो उस पर अटैक करके उनसे छीन लेते हैं। यदि ऐसी ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांव की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अपराधियों की इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय रहते ही निकल जाते हैं वहां से। तो ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए जाते थे, क्यों हुआ वो कारण आपको पता ही है कि जब ये जल जाएगा तो ये नहीं पता रहेगा कि भाई किसके कितना उधार दिया, कितना टाइम हो गया, कितना लिया, कब दिया, और कुछ मतलब प्रूफ ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जलाए जाते थे। एक नई राजस्व प्रणाली की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ब्रिटिश रूल बंगाल से भारत के अन्य इलाकों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणाली लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त पता है आपको, को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया कि इसका ये कारण था कि 1810 के बाद की खेतों की कीमत बढ़ गई। ठीक है, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों को आमदनी में इजाफा हो गया। अब चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी उसी टाइम पे, इसलिए क्या हुआ था, जो हमारी औपनिवेशिक गवर्नमेंट थी, इस बढ़ी हुई इनकम में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर रही थी।
क्योंकि सब कुछ फिक्स था। अपने वित्तीय संस्थानों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से जो औपनिवेशिक गवर्नमेंट है वो अपने भू राजस्व यानी कि लैंड टैक्स को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर सोच रहा था। और इसलिए 19वीं सेंचुरी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त भी था। ठीक, कि ये एक तरीका है जिससे हम क्या करेंगे और ज्यादा पैसा ले पाएंगे। अदर रीजंस क्या थे, जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं ना, तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। तो 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो जो एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपनी महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का स्टडी किया होता है। तो महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ ने 1820 के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया था, तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार अटैक मतलब काम करने लगे थे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगाने को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए जब भूमि से औसत लगाने से अधिक प्राप्ति होने लगे। तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि टैक्स नहीं लगाया गया तो किसान किराएजीवी में बदले जाएंगे। किराएजीवी क्या होते हैं? किराएजीवी शब्द एक ऐसे लोगों का घोतक है जो अपनी संपत्ति किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली में मतलब आपके किसी भी लोगों का मान लो दिल्ली में मकान है, अच्छे अच्छे फ्लैट है बने हुए, और अब वो आपके पेरेंट्स का है, तो ये समझो आप किराएजीवी हो। ये जो पैसे देंगे ना पूरी जिंदगी आप बैठ के इनसे खा सकते हो, तो यू आर अ किराएजीवी। यू आर नॉट हेल्पिंग इन द इकोनॉमी, स्पेशली अगर आप इनसे कैश में पे ले रहे हो। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो यू आर, बट इफ यू आर पे लाइक कैश में ले रहे हो तो यू आर नॉट हेल्पिंग कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ठीक है, यदि करने लगाया गया तो किसान किराएजीवी में बदले जाएंगे और उनकी अतिशय आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से फिर निवेश नहीं होगा। तो भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि भाई बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है, तो वहां जमींदार लोग किराएजीवी के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर डिपेंड होने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह इम्पोर्टेंट था कि एक डिफरेंट राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। तो जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है, बॉम्बे और डेक्कन में। तो बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अकॉर्डिंगली राजस्व की सीधी राशि सीधे रैयत यानी किसान के साथ तय की जाती थी। किसमें? रैयतवाड़ी में, डायरेक्टली टॉक विद द किसान। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। तो रैयत की यानी कि किसान की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था कि भाई कितना अमाउंट वो पे कर पाएगा, और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। तो हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आते हैं कि कितने साल बाद दोबारा से वो होता था, और राजस्व की दर उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाई जाती थी और घटाई जाती थी जो भी होता था। इसलिए राजस्व की मांग अब परमानेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्व की डिमांड और किसान का कर्ज। ओके, तो डिमांड फॉर द टैक्स एंड रैयत का जो भी डेप्ट था। तो मुंबई डॉकन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब हुआ था? 1820 के थे, ठीक है। 1820 के दशक में पहला राजस्व हुआ था मुंबई में, उसमें मांगा गया, और राजस्व वो इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नई जगह चले गए, और जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी, वर्षा भी बहुत कम होती थी, तो मतलब कम ज्यादा मतलब कुछ भी मतलब बहुत इरेगुलर थी, तो और ये समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी, फसल खराब होती थी, तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। भाई है भाई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, नो प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर द टैक्स एंड रेवेन्यू अगेन एंड अगेन, तो फिर कहाँ से देगा भाई? लेकिन आप गरीब किसान है, सरकारी नौकरी था नहीं उसके पास, तो इसलिए उसके लिए इम्पॉसिबल ही नहीं रहता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते करने और बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कंठ रहते थे। अब देखो, जो कलेक्टर साहब हैं, वो भी अपनी उसमें ही है कि चलो ठीक है अधिकारी को प्रसन्न करेंगे, उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक, ये एक ईडियम है, जैसे भी पॉसिबल हो वैसे, ठीक, या तो प्यार से या तो मार से। ये कौन करते थे? कलेक्टर साहब हमारे करते थे, ठीक। तो इसलिए क्या करते थे कलेक्टर साहब? वे अत्यंत कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयास करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जरमोना ठोक दिया जाता था कि एक किसान की वजह से
उसकी फसल जब्त होगी जिसने नहीं दिया, और उसकी वजह से ही समूचे गांव मतलब पूरा का पूरा गांव पर पेनाल्टी लगा दी। तो 1830 के दशक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। ठीक, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसके रिजल्ट क्या हुए, किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832 से 1834 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। तो दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया। ठीक है, तो जितना भी पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स का था उसमें से 1/3 लोग 1/3 जो एनिमल्स थे वो मर गए, और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई, मतलब कि हाफ ह्यूमंस भी मर गए थे। कब? 1832 से 1834 ये एक था हमारा अकाल आया था उस टाइम पे। और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी थी कि हर महीने टैक्स देना होगा, और ये तो साल 2 साल का टाइम है, तो कितना हो गया होगा उनके ऊपर। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी जरूरतों को की चीजों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे और बच्चों की शादियां कैसे की वगैरह वगैरह। तो ये सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास फिर ऑप्शन ही नहीं था भाई। तो ऋणदाता आ गया। आप देखो जमींदार, उससे पैसा उधार लिया, लेकिन लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था। लेकिन यदि किसान ने एक बार अगर उधार ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। वो कर्जा बढ़ता जा रहा है, उधार की राशियां बकाया रहती गई, और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अगर उसने मान लो आज 1,000 रुपये ले लिए, तो अब 1,000 वो नहीं चुकाएगा पूरी लाइफ में, वो उसका इंटरेस्ट जो भी होगा 200-400 रुपये वो हर महीने चुकाएगा। कभी मूल जो भी हमारा बेस मतलब मेन अमाउंट है वो तो कभी पे नहीं करता था। ठीक है, हमेशा उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही पे कर पाता था। ठीक है, और फिर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती थी ना, और ये स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने के लिए, अपने उत्पादन को खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। तो 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। तो 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्ष्य दिखाई देने लगे। तो जो अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि भाई 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त बहुत हार्ड थे। ठीक, मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था, डिमांड बहुत ज्यादा की थी उन्होंने। व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी। लचकहीन मतलब कि जो बहुत ज्यादा रिजिड थी। ठीक, और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। भट्टा बैठना मतलब कि अर्थव्यवस्था की खत्म होने वाली थी। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। ठीक, तो 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सना सना यानी कि धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक, क्योंकि इन डिमांड्स को कम कर दिया गया था। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल और बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर से उधार लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? जमींदारों के पास। समझ रहे हो? अब कपास में तेजी है। क्यों? कपास क्या है? हमारी एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप बोले तो जिसको बेच के पैसा कमाते हैं, वो हम यूज नहीं करते खाने पीने में एक्सेट्रा, घर पे नहीं यूज करते। तो 18 जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो कपास में तेजी कैसे आई? तो 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग यूएस से आता था। ठीक, ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के निर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी डिपेंडेंसी के कारण बहुत परेशान थे, क्योंकि एक जगह पे अगर आप बार बार जाते रहो तो डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी। ठीक है, एक ही बंदा आपकी बार बार हेल्प करता रहेगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी आपकी, और वो भी फिर इरिटेट होने लगेगा। अगर ये सोर्स बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, उनको ये लगता है ना। जैसे आप जाते हो उसके बाद बस लेने, ये अगर आपको लगता है कि मान लो इसने नहीं दिए तो कौन हमारी हेल्प करेगा। ठीक, तो इसके लिए हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ता है कि ये बंदा, ये जो भी हैं अदर लोग, उनसे हम सपोर्ट किससे ले सकते हैं। ठीक, तो वही कर रहे थे ये लोग ब्रिटिशर्स। तो 1857 में ब्रिटेन में कपास, 1857 याद है ना आपको, रिवोल्यूशन एक्टिविटी कुछ हुई थी ना, उसमें कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बन गई। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? अहमदाबाद। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे जिससे कि उनकी कंपनी को विकास हो सके। भारत का एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। ठीक, भारत की भूमि और जलवायु दोनों भी कपास के लिए बहुत अच्छे उपयुक्त है, और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। ठीक,
तो जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध हो गया, ठीक है, अमेरिका में वॉर शुरू हो गया था, ठीक। तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र मंडी और कारखाने जो उनमें तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में यानी कि इम्पोर्ट में मतलब बहुत गिरावट आ गई थी। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। तो 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें आई थी, वहीं 1860 में सिर्फ 55,000 गांठों का आयात हुआ। तो भारत और अदर कंट्रीज की बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन का कपास का हम अधिक मात्रा में निर्यात करें। बॉम्बे में कपास के सौदागरों ने कहाँ पे बॉम्बे में कपास के सौदागर जो थे उन्होंने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया, ठीक है। तो जब कॉटन की कीमतों में उछाल आया तो मुंबई के पास कपास के निर्यातक जो थे उन्होंने ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसलिए इसलिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम जाकर राशियां दी ताकि वे आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था उनसे ज्यादा मात्रा में राशि उधार दे सकें। तो जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दे दिया जाता है क्योंकि ऋणदाता अपने उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861 में जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था उसके दौरान कपास कपास की मतलब कमी हो गई। तो ब्रिटेन को लगा कि भाई भारत ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा। तो कपास की गुणवत्ता की मतलब उसकी क्वालिटी की जांच होने लगी, उसका प्रोडक्शन, उसका विपणन वगैरह उसके तरीकों पे अध्ययन किया जाने लगा। उनकी यही दिलचस्पी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पृष्ठों में परिलक्षित होती है। तो ये ऐसे बना रखा है। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं इन बातों का दक्कन यानी कि डेक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ था। डेक्कन के गांव के रैयत को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। यार एक सेकंड, बहुत सारे हो जाए। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपीज अग्रिम गैस चूल्हा ठीक करा उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते थे, ठीक है। तो साहूकार भी ज्यादा से ज्यादा ऋण देने के लिए एकदम रेडी थे। तो जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी तो बॉम्बे दक्कन में कपास का प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या भी दोगुनी हो गई और 1862 तक ये स्थिति आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% अकेले कहाँ से आता था? इंडिया से, भाई साहब, ठीक है। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी जो भी कपास के उत्पादक थे उनको समृद्धि प्राप्ति नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ हुआ लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। ठीक, अब रोड जो ऋण का है वो सोर्स खत्म हो गया। क्या ऋण? डेप्ट नहीं, कर्ज को यही बोलते हैं ना। तो जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को परमानेंट रूप से खत्म करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे के रूप में देखने लगे, सपने देखने लगे। तो 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा कि भाई दास राज्यों यानी कि यूएसए को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है? लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से स्टार्ट हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। तो महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब ज्यादा से ज्यादा अधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने ये देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है, इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने लगे। तो किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय भी लिया गया। तो एक और तो भाई ऋण का सोर्स सूख गया, ठीक, कॉटन का बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर राजस्व की डिमांड बढ़ा दी गई। जैसे मैंने ऊपर पढ़ा है कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 से 1830 के बीच में चला था, ठीक। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ रहा था भाई, और इस नए बंदोबस्त में डिमांड को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। अब बताओ बेचारे किसान उस हालत में, जबकि कीमतें भी गिर रही हैं उनके मतलब उसकी जो भी क्रॉप है, और कपास के खेत भी गायब हो रहे हैं, इस प्रकार बड़ी डिमांडों को कैसा पूरा कर सकते हैं? इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से ही मना कर दिया क्योंकि वही है ही नहीं कुछ किसानों के पास कि वो वापस कर सकेंगे। तो उसे अब किसान द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था, ठीक। यहाँ पे देखो दे रखा है
रैयत की अर्जी यानी कि किसान की अर्जी क्या होती है। तो नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत तालुकों के मीर गांव के एक रैयत के द्वारा कलेक्टर अहमदनगर डेक्कन दंगा कमीशन को दी गई थी। तो उसने बोला था कि भाई साहूकार लोग काफी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये किसान बोल रहा है। क्योंकि हम अपना घर का खर्च चलाने के लिए काफी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीजें मिलती जाती हैं, पर बड़ी कठिनाई से। उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नकदी दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो भी अमाउंट का डिमांड किया जाता है वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। तो हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज लेते समय तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खेत में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खेतों में नहीं खाते हैं, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसी कोई उल्लेख नहीं करते हैं। जब वे हमारी उपज ले आते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते हैं। अब उनको अन्याय का भोग कब हुआ कि उनके साथ भाई जस्टिस नहीं हो रहा है। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय यानी कि फार्मर कम्युनिटी को बहुत गुस्सा आया। वे इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं, अथवा वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर डिपेंडेंट रह रहे हैं कम्प्लीटली, बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ठीक है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी कि रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लेखन कर रहे थे। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले ही काफी फैला हुआ था, और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे भाई। तो कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर डिपेंडेंट होते थे, मतलब सॉरी लागू होते थे, अप्लाई होते थे, और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। कि मान लो 1,000 रुपए है तुम्हारा मूलधन, तो तुम्हारा ब्याज 999 हो सकता है, बट 1001 नहीं हो सकता। ये उस टाइम पे था। ठीक है। तो इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह डिफाइन करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। तो औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई थी। डेक्कन जो दंगा कमीशन था उसके द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूल्य पर 2,000 से भी अधिक का इंटरेस्ट ले लिया था। देख रहे हो कैसे ठगते थे सारे उस टाइम पे। अनेकों याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लेखन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। ठीक। तो भाड़ा पत्र लिखा हुआ क्या था कि जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो वह ऋणदाता का ऋण जमा चुकाने में खत्म हो गया, असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व क्या था? जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे उनका भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र नहीं, किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर यह दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे। तो नीचे एक ऐसी दस्तावेज का नमूना दिया गया होगा जो नवंबर 1873 में एक किसान ने रजिस्टर किया था, और ये दंगा कमीशन के कि मैंने आपको ऋण के खाते में आपको अपने लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियां, ये किसी किसान ने किसी साहूकार को लिखा था, दो लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियां साथ सामान 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपस से भाड़े पर ले लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपए पर मंथ की दर से उनका किराया दूंगा, और आपसे उसकी अपनी दिखावट में रिसिप्ट प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया। ठीक है। तो रैयत ऋणदाता यानी कि जो हमारे किसान ऋणदाता थे उनको कुटिल और धोखेबाज समझने किसान ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायतें करते थे। तो 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून, ठीक है, परिसीमन कमीशन 1859 में आया था, परिसीमन, वो पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 सालों के लिए ही डिमांड मतलब एप्लीकेबल होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, बट ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया। जब रैयत से हर तीसरे साल का एक नया बंद पत्र भरवाने लगे, जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो ना चुकाई गई शेष राशि यानी कि जो मूलधन था और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुआ संपूर्ण ब्याज को वो मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता है। मान लो उन्होंने 1,000 रुपए है, 3 साल में किसान ने मान लो उसका वो चुका दिया है।
मान लो 500 का उन्होंने चुका दिया ब्याज, मूलधन तो अभी चुकाया ही नहीं, ठीक। 3 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद ये रसीद, जो पहले रसीद है ये वाली खत्म हो गई, नई रिसिप्ट बनेगी 3 साल के बाद, उसमें वो 1,000 और बचा हुआ जो भी इंटरेस्ट होगा वो जोड़ के 1,500 जोड़ देंगे और बोलेंगे अब इसका तुम इंटरेस्ट भरो, ठीक। तो ऐसे बना देंगे और उस पर नए सिरे से ब्याज लगाते थे, ठीक। तो दक्कन कमीशन आयोग को यह प्राप्त हुई याचिका से रैयत लोगों मतलब किसानों ने ये बताया कि भाई प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे किसान को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते कि जब किसान ने उनके पैसे दिए, पैसे तो दे दिए लेकिन उसको रसीद ही नहीं दी, तो उसके बाद प्रूफ ही नहीं है, तो बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल नीचे नीची कीमतों पर ले लेते थे, ठीक। और आखिर किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे एट द एंड ऑफ द डे। तो तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, बट ब्रिटिश ऑफिसर्स अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों, बंद पत्रों में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए। वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से प्रवर्तित नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान ये समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है। उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह पता नहीं चलता कि वास्तव में किस पर मतलब कहाँ लिख रहे हैं, कहाँ साइन कर रहे हैं और कहाँ अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था जो ऋणदाता अपने बॉन्ड पेपर्स में लिखता था। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। पढ़े लिखाई की गलत इस्तेमाल, कर्ज कैसे बढ़ते गए। तो दक्कन कमीशन को दी गई अपनी याचिका में किसान ने ये बताया कि भाई ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बॉन्ड पेपर के आधार पर 100 रुपए की रकम 3 से 2 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है, ठीक। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन और ब्याज धन दोनों को मिलाकर बनी राशि के लिए एक अदर बॉन्ड बनाता है, उसी ब्याज दर से लिखवाता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत और देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और 12 वर्षों के अंत में 1,000 रुपए की राशि पर उसका कुल ब्याज कितना हो जाता है, 2,080 रुपए 10 आना 3 पैसे हो जाता है। दक्कन दंगा कमीशन का यहाँ पे दे रखा है कि जब विद्रोह दक्कन में फैला तो स्टार्टिंग में मुंबई की गवर्नमेंट, ठीक, उसे गंभीरतापूर्वक लेने को रेडी नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, उसको लगा था कि दोबारा कांड ऐसा ना हो जाए, तो बॉम्बे गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि वह दंगा के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच कमीशन बिठाए और आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं फिर, जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। तो यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन रिपोर्ट कहते हैं, कब हुई थी, 1878 में, ठीक है, याद रखना। इतिहासकारों को उन दंगों की याद ध्यान करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जेलों में 5 पड़तालें करवाई। रैयत यानी किसान वर्ग, साहूकार, चश्मदीद जो भी गवाह थे और अदर डिफरेंट डिफरेंट एरिया के राजस्व की करों, कीमत और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों को भी मतलब वेरीफाई किया। ये हमारा चैप्टर होता है खत्म, थोड़ा लंबा खिंच गया है, ठीक है। ये काल रेखा आप देख लेना, कई बार इंपॉर्टेंट रहती है इसमें से कि कब क्या क्या हुआ था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे। 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, ठीक। 1793 में बंगाल में इस्तिमरारी का बंदोबस्त हुआ था। 1800 में हुआ था संथाल और राजमहल की पहाड़ी मारने लगे थे, ठीक। और 1880 में बॉम्बे में डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, 1880 यानी कि 1820 वाला बोल सकते हो। 1820 में कृषि कीमतें गिरने लगी बिकॉज ऑफ दिस। 1840 से 15 के दशक में बॉम्बे दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया हो गई थी, क्योंकि 1832 से 1834 तक क्या हुआ था हमारा, वो आ गया था, अकाल आ गया था। उसके बाद और भी चीज़ें हो गई थी, फिर वो टैक्स कम नहीं वो कर रही थी गवर्नमेंट ऐसे के। 1855 से 56 में संथालों की बगावत कर दी गई थी। 1861 में कपास में तेजी का शुभारंभ हो गया था, क्यों, क्योंकि उस समय यूएस वॉर चल रहा था, ठीक है। 1875 में दक्षिण के गांव में रैयतों ने बगावत कर दी थी, क्यों, अगेन वही
पढ़ते पीरियड एंड ऑल दैट। तो ये हमारा चैप्टर खत्म है, ठीक है। कोई डाउट हो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट करो। इसके बाद मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगा, और अभी मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंस में फिजिक्स, और उधर हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश। इसमें भी 4 चैप्टर रहेंगे, वो 4 चैप्टर कराने के बाद मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगा, और फिजिक्स तो मैं आज से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक। डोंट वरी, वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी यार, आप लोग बस को देखते रहो यार। जैन या फिर मिड तक आपका ये सब कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन करना कुछ नहीं, ठीक। तो ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। सी यू। जय हिंद।